हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जियो मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें कि हम बेसिकली पढ़ते हैं अर्थ की ओरिजिन और एवोल्यूशन, और इसी के साथ साथ अर्थ के इंटीरियर्स को हम इसके अंदर पढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ और अर्थ की एवोल्यूशन कैसे हुई। पहली थ्योरी है नेबुलर हाइपोथेसिस, फिर उसके बाद है प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, फिर है टाइडल हाइपोथेसिस, फिर है प्रोटोप्लैनेट हाइपोथेसिस, और फिर है बिग बैंग थ्योरी। तो नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दी थी? कांत और लेप्लेस ने। दिस थियरी प्रपोजेस द इनिशियल एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज हॉट गैसियस नेबुला. Over time, the radiation caused it to lose heat, leading to contraction and cooling. This spinning mass developed a bulge due to its rotation. Eventually, material separated into rings, and that condensed to form planets. While central mass became the sun, however, in theory, however, this theory struggles to explain the vast difference in angular momentum between sun and the planets. चलिए, सिंपल उसमें समझाता हूँ। ये कहते हैं कि पहले बेसिकली एक गैस का एक बड़ा सा गुब्बारा था, और इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे कण थे जो कि बहुत तेज घूम रहे थे। ठीक है, और हमको पता है, हमने देखा होगा ना कि जो एटम्स होते हैं वो, मतलब एटम्स जो हैं वो घूमते हैं, और फिर जब वो एनर्जी लूज करते हैं तो क्या होगा? उनका चक्कर छोटा होता जाता है। तो ऐसे करके एनर्जी लूज हो रही है तो क्या होगा? चक्कर छोटा होता जाएगा, चक्कर छोटा होते होते ऐसे होने लगा। तो ऐसे ये जो एलिमेंट्स इसके अंदर थे, इनका जब चक्कर ऐसे छोटा होने लगा तो ये कंडेंस होने लगे। तो जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे डेंसिटी में कंडेंस हो गए वो सन बन गया, और जो दूर दूर कंडेंस हो गए वो अलग अलग प्लैनेट्स बन गए। तो इवेंचुअली ये क्या है? ये बेसिकली कंडेंस्ड मास है, और इसीलिए ये कह रहे हैं कि ये इसीलिए ऐसे गोल गोल घूमते हैं। ठीक है, इसीलिए ये सन हो गया, और ये जो बाकी प्लैनेट्स है वो सन की गोल गोल घूमते हैं, क्योंकि वो बेसिकली एक नेब्यूला, नेब्यूला का मतलब होता है कि एक हॉट गैस का क्लाउड। ठीक है, हॉट गैस के क्लाउड को नेब्यूला कहते हैं। जब वो ठंडा होता गया तो उसका चक्कर छोटा होता जाएगा और वो बीच में कंडेंस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इस थियरी को रेफ्यूट कैसे करा गया? जैसे मतलब अभी वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है? बिग बैंग थ्योरी है। तो किसी ने इस थ्योरी को रेफ्यूट किया होगा, तो उसने कहा कि भाई सन जो है और आप अर्थ ले लो, अगर ये एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट से बने हैं तो इन दोनों का एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट कैसे हो सकता है? एंगुलर मोमेंटम सेम होना चाहिए। तो वही यहाँ पे लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। एग्जामिनेशन में अगर आएगा नेबुलर हाइपोथेसिस, तो बस एक याद रखना है कि लिखना है वहाँ पे कि एक हॉट गैसियस क्लाउड था जो कि गोल घूम रहा था। जब वो अपनी एनर्जी को लूज कर रहा था तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता गया और कूल होता गया, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा मास कंडेंस हो गया उसको सन बोल दिया, और अलग अलग प्लैनेट्स बन गए जहाँ जहाँ पे मास कंडेंस हो गया। लेकिन ये थ्योरी को रिफ्यूट करने के लिए क्या कहा जाता है? अगर ऐसा है तो फिर भाई सन का और अर्थ का एंगुलर मोमेंटम डिफरेंस क्यों है? आगे चलते हैं। प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस ये किसने दी? चेम्बरलिन ने दी। चेम्बरलिन कहता था कि पासिंग स्टार इंटरैक्टेड विद सन, pulling out a cigar-shaped extension of material. This material supposedly condensed to form planets, explaining the meteorites. However, the intense heat from the early Earth would have likely caused gaseous gases to escape rather than condense. अब चेम्बरलिन का भी देख लेते हैं कि चेम्बरलिन भाई क्या कह रहे हैं। तो मेरी वन ऑफ द फेवरेट वो थी, मतलब थियरी थी चेम्बरलिन की। ऐसे सोचने पे पहली, मतलब ऐसे कि जब मैंने अपनी पढ़ी थी, जब मैंने स्टार्ट करा था पढ़ना ज्योग्राफी, तो सबसे पहले चेम्बरलिन की थियरी थी जो कि लगा यार, वाह यार क्या बात है। तो ये कहता है कि ना एक सन तो था ही, ठीक है, एक सन है, और ये कह रहे हैं कि सन के पास से एक स्टार निकला। ठीक है, सन के पास से क्या होगा? एक स्टार निकला। मान लीजिए कि एक ऐसा स्टार निकला, और ये स्टार ने क्या किया? जब ये सन के पास से जा रहा था तो इसने क्या करा? इसने सन सन से कुछ मैटर को अपनी तरफ पुल करा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, राइट? तो इसने अब मैटर को पुल करा, तो इसमें से भी निकला और इसमें से मैटर निकला। ठीक है, अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि इसने इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया, गोल गोल ऐसे घुमा दिया, और फिर उसके बाद ये जो स्टार था, ये जो स्टार था ये तो ऐसे, पेन को क्या हो गया? ये जो स्टार था, ओके सॉरी, ये जो स्टार था ये ऐसे घूमते घूमते निकल गया अपनी जर्नी में। लेकिन ये जो मटेरियल इसने निकाला है ना,
अब क्या होगा, ये मटेरियल क्योंकि तेज तेज घूम रहा है तो ये टूटता जाएगा, और ऐसे टूटा इसीलिए जो प्लैनेट्स हैं वो एक डिस्टेंस पर हैं। ऐसे होता है ना कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस, है ना, नट्स, ऐसे करके होता है। मर्क्यूरी एफिशिएंट से अर्थ, फिर उसके बाद माई वेरी तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, फिर उसके बाद मदर मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, और फिर एन से नेपट्यून, ऐसे होता है। तो वो कह रहे हैं कि ये एक ही सिगार का पार्ट है, ठीक है, जो कि ऐसे करके सिगार शेप एलिमेंट निकला क्योंकि एक सन ने अर्थ में से उस एलिमेंट को पुल करा है। आगे चलते हैं, अगली हाइपोथेसिस क्या है। मजा आ रहा है ना पढ़ने में, बस यही है भाई, और कुछ नहीं है, जो हाइपोथेसिस ही है, किसी को नहीं पता अर्थ के यूनिवर्स कैसे बना है। तो ये किसने दी, जीन्स एंड जेफरी ने दी। तो ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि, हाँ, ये कहते हैं कि एक बाइनरी, दो बाइनरी स्टार थे, मतलब दो स्टार थे, सिनेरियो वेयर सन इंटरैक्टेड विद अनदर स्टार causing tidal forces to pull out material that formed the planet. The limitation of this theory is that it doesn't account for disruptive forces within the sun. तो ये क्या कह रहे हैं, ये वाली जो थ्योरी है, ये कहती है कि हमने यहाँ पे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक तो ये है, ठीक है, एक एक स्टार ये है, और जो दूसरा स्टार है वो ये है। अब सीधी सी बात है भाई, ये दोनों एक दूसरे के चारों तरफ घूमेंगे, है ना, ये वाला जो सन है, ये इस तरफ को, ये स्टार इस तरफ को घूमेगा, ठीक है, और ये वाला जो स्टार है ये ऐसे घूमेगा, ऐसे करके घूमेगा। और ये कह रहे हैं कि इन दोनों के घर्षण की वजह से क्या होगा, इसके बीच में, ये जो बीच में जो पार्ट है, मतलब ये एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, तो इसके बीच में क्या होगा, मटेरियल निकलेंगे इधर से भी और इधर से भी। और ये जो मटेरियल है, राइट, यही मटेरियल से क्या बना है, हमारा पूरा सोलर सिस्टम बना है, ठीक है, ऐसी बात इन्होंने कही। तो टाइडल हाइपोथेसिस और इस हाइपोथेसिस में क्या डिफरेंस है, ये कहता है कि स्टार जो था, है ना, उसने बेसिकली सिगार लाइक एक्सटेंशन मटेरियल को पुल किया, और ये कह रहे हैं कि भाई वो दोनों एक दूसरे के आसपास ऐसे गोल 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 घूम रहे थे, और उसमें से मटेरियल निकलता है। आगे देखते हैं, अगली हाइपोथेसिस कौन सी है। अगली हाइपोथेसिस है प्रोटोप्लैनेट हाइपोथेसिस, ठीक है। एग्जामिनेशन में आप ये सब, जनरली ये सब नहीं पूछते, क्यों, पता होना चाहिए। कभी कभी यूपीएससी क्या करती है ना, यूपीएससी ज्योग्राफी में आपको तंग करती है। जैसे यूपीएससी बोलेगी अरोरास क्या होते हैं, यूपीएससी बोलेगी फिश्योर्ड्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद यूपीएससी ऐसे आपसे पूछ सकती है कि टाइडल हाइपोथेसिस क्या है। भाई कुछ तो याद आएगा ना जब तुम ये लेक्चर देख के जाओगे कि हाँ भाई कुछ तो था, कि सन था, एक स्टार था, उसमें से मटेरियल निकलता है। नेबुलर हाइपोथेसिस भाई वो क्लाउड वाला कुछ बताया था। फिर इसी के साथ साथ मान लीजिए वो कहता है प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस क्या है, तो तुम्हें पता होगा कि हाँ यार वो एक सिगार शेप का कुछ बताया था ना वो चेम्बरलिन ने, ऐसे करके, सी फॉर चेम्बरलिन, सी फॉर सिगार। आगे देखते हैं, प्रोटोप्लैनेट हाइपोथेसिस क्या कहती है। दिस थियरी सजेस्ट्स दैट रैपिडली रोटेटिंग नेबुलर मटेरियल formed large swirling regions called vortexes. These vortexes attracted surrounding materials through gravity and eventually becoming protoplanets. Smaller vortexes within these larger ones might have formed planetary satellites. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो लार्ज नेबुलर मटेरियल था, नेबुलर का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ क्लाउड ऑफ मटेरियल, है ना। तो ये कह रहे हैं कि ये जो लार्ज नेबुलर मटेरियल था, ये बहुत तेज़ घूम रहा था, ऐसे गोल 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 ऐसे घूम रहा था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये, अब इसने अपनी तरफ बहुत सारे मटेरियल्स को अट्रैक्ट करा, और जहाँ पे ये मटेरियल ज़्यादा हो गया वो प्लैनेट्स बन गए, जहाँ पे ये मटेरियल ज़्यादा नहीं हो पाया जैसे कि मून, वो एक सैटेलाइट बन गया। अब वो थ्योरी है जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है, और कहा जाता है कि यही जो थ्योरी है, यही सबसे क्लोजेस्ट एक्सप्लेनेशन देती है, जो कि लॉजिकल भी है और साइंटिफिकली बैक भी की जा सकती है। और उस थ्योरी का नाम क्या है, उस थ्योरी को हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। एडविन हबल ने दी थी। इसने कहा था कि यूनिवर्स ओरिजिनेटेड रफली 13.6 बिलियन ईयर्स अगो फ्रॉम अ सिंगुलर पॉइंट एक्सपेंडिंग रैपिडली आफ्टर कलोजल एक्सप्लोजन। तो ये क्या कहता था, ये कहता था कि बेसिकली एक पॉइंट जैसा एटम था, ठीक है, एक पॉइंट ही था बस, और कुछ नहीं था, यूनिवर्स बस एक पॉइंट था। फिर इसके बाद क्या होता है, किन्हीं कारणों की वजह से इसमें एक ब्लास्ट होता है, ठीक है, और सोचो इसकी डेंसिटी कितनी ज़्यादा होगी, है ना। ये ब्लास्ट होता है और फिर उसके बाद जो मैटर है वो हर दिशा में एक्सपैंड करने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो यूनिवर्स है
ये एवर एक्सपैंडिंग है कि यूनिवर्स अभी भी एक्सपैंड हो रहा है, तो इसीलिए हर दिशा में जो है यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड हो रहा है। और ये जो मैटर है, जहाँ पे कंडेंस हो गया वहाँ पे प्लैनेट बन गए, है ना। जैसे जहाँ पे ज़्यादा कंडेंस हो गया तो वहाँ पे बीच में एक सन बन गया, और उस सन ने क्या करा, आसपास के मैटर को अपने पास अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है। और मैटर कभी भी सन की तरफ ऐसे नहीं जाता, मैटर हमेशा घूमते घूमते जाता है। तो वैसे ही अर्थ जो है, जो हमारी अर्थ है, आई एम नॉट किडिंग, एक दिन ऐसा आएगा, आज नहीं बिलियंस ऑफ ईयर सालों के बाद, जब हमारी अर्थ जो है सन के क्लोज आ जाएगी और जाके इसी में मर जाएगी, मतलब हमारी अर्थ सन में गिर जाएगी जाके। ठीक है। चलिए, तो ये हमने देखी यूनिवर्स की एक्सपेंडिंग थ्योरी। आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि, पेन का कलर देख ले एक बार। हाँ, while each theory offers valuable insights, ये कह रहा है कि हर थ्योरी ऑफर करती है valuable insights, they all have limitations. New discoveries constantly refine our understanding, making Earth origin an ongoing scientific mystery. तो इसका मतलब क्या है कि किसी को नहीं पता अभी क्या है, जो वाइडली एक्सेप्टेड है वो बिग बैंग थ्योरी है। चलिए, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्थ की एज कितनी है, तो साइंटिस्ट कहते हैं कि अर्थ जो है रफली 4.54 बिलियन ईयर ओल्ड है, और जो यूनिवर्स है वो कितना है, 13.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ठीक है। विद अ मार्जिन ऑफ एरर ऑफ 50 मिलियन ईयर्स, वो सब चलता है। यहाँ पे लिखा है टू एस्टिमेट द एज दे एम्प्लॉयड टेक्निक्स कॉल्ड एज radiometric dating. This method analyzes the breakdown of radioactive elements within the rocks. Radiometric dating comes into two approaches. You don't have to remember all this. One approach measures the presence of short-lived radioactive elements like carbon-14. In other, scientists can track the decay of long-lived radioactive elements alongside their stable decay products, such as potassium-14 and decaying into argon-40. बेसिकली ये कह रहे हैं कि वो लोग रेडियोमेट्रिक डेटिंग, जिसमें कि कार्बन डेटिंग ज़्यादा फेमस है, उस उन तरीक़ों से हम पता करते हैं कि हमारी अर्थ कैसे कितनी पुरानी है। तो बेसिक ठीक है। बाय एनालाइजिंग दीज रेशियोज, साइंटिस्ट कैन कैलकुलेट द एज ऑफ द रॉक एंड कॉन्सिक्वेंटली गेन वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द एज ऑफ आवर प्लैनेट। ठीक है। नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू कि हमारा प्लैनेट, मतलब यूपीएससी ऐसे सुपरफिशियल क्वेश्चन से हटता है। यूपीएससी चाहता है कि जो वो क्वेश्चन पूछे वो कॉन्क्रीट हो। तो ऑनेस्टली दिस चैप्टर, यूपीएससी डोंट लाइक दिस चैप्टर। ठीक है। चलिए, यूपीएससी इनके अंदर से क्वेश्चंस नहीं पूछता ज़्यादा। अब हम देखते हैं कि मोशंस ऑफ द अर्थ, है ना। जैसे अब ये वाला जो टॉपिक हो गया, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक फैक्ट है, ये एक एस्टैब्लिश चीज़ है, हमें पता है अर्थ रोटेट होती है और रिवॉल्व होती है। अर्थ हैज़ टू मेजर मोशंस, एक है रोटेशन, मतलब अब गोल गोल घूमना। ठीक है। एंड रेवोल्यूशन, मतलब सन के चारों चारों तरफ घूमना। रोटेशन रिफर्स टू अर्थ का स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस, क्रिएटिंग अ डे एंड नाइट साइकिल। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, अर्थ जो है सन के अराउंड घूमती है इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। यहाँ पे लिखा है इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन, तो रोटेशन होती है इसलिए दिन और रात होते हैं, रेवोल्यूशन होती है इसलिए सीजन्स आते हैं। तो यूपीएससी के प्रीलिम्स में आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, सॉरी पूछा गया है ऑलरेडी, कि सीजन्स जो हैं ये किसकी वजह से होते हैं। तो ऑप्शन में दे देंगे रोटेशन, रेवोल्यूशन, बोथ, या फिर नाइदर। हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, रेवोल्यूशन। यहाँ पे लिखा है कि भाई अर्थ की शेप की अगर हम बात करें, तो अर्थ की शेप को हम जियोइड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो परफेक्टली राउंड नहीं है, इट इज़ फ्लैटन एट द पोल्स। अर्थ जो है इट इज़ फ्लैटन एट द पोल्स। इसके बाद कहते हैं कि डेली फिनोमिना है, वी एक्सपीरियंसेस सनराइज सनसेट एंड नून ड्यू टू अर्थ्स रोटेशन। ये याद रखना, रेवोल्यूशन मत मार देना प्रीलिम्स में। विंड एंड करंट डिफ्लेक्शन, तो वो कहते हैं द कोरियोलिस इफेक्ट कॉज्ड बाय अर्थ्स रोटेशन डिफ्लेक्ट्स द विंड एंड ओशन करंट्स। Apparent movement है, rotation creates illusion that sun, stars and moon are moving across the sky। ठीक है। चलिए, एक समय पे, मतलब बेसिकली यही जो एथिस्ट होते हैं ना, ये यही यही तर्क उठा के, जो जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनको बेसिकली वो कंडेम करते हैं। वो कहते हैं कि एक समय था जब बाइबल ने कहा कि अर्थ फ्लैट है, लेकिन आज हमें पता है कि अर्थ राउंड है। ऐसी बातें करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि इफेक्ट्स ऑफ अर्थ का रेवोल्यूशन,
अर्थ अगर रिवॉल्व करती है, मतलब ये सन है, सन के चारों तरफ जो अर्थ घूमती है, राइट, इससे क्या होता है? तो इससे क्या होता है, अर्थ जो है वो एक टिल्ट पे घूमती है, राइट, एक टिल्ट है अर्थ का, उसकी वजह से सीजनल चेंजेस दिखते हैं, डे लाइट की लेंथ उसकी वजह से चेंज होती है, और शिफ्टिंग विंड बेल्ट्स भी हैं, जैसे कि भाई मानसून विंड्स होती हैं, है ना, वो पूरे साल भारत में नहीं बहती, वो एक सीजन में बहती हैं, तो इसीलिए वो विंड्स बेल्ट्स हैं, उनको भी ऑल्टर करता है। और इसी के साथ साथ डे लाइट की लेंथ को भी देखा है, सर्दियों में जल्दी रात हो जाती है, गर्मियों में बहुत लंबा दिन होता है, और इसी के साथ साथ सीजन्स तो चेंज होते ही हैं। यहाँ पे लिखा है कि हमारे 3 नॉर्थ पोल्स हैं। एक मतलब बेसिकली एक हमने बनाया है ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। इसका मतलब क्या होता है कि फिजिकली अर्थ का टॉप क्या है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि हमारी जो अर्थ है ना, हमारी अर्थ ऐसी है, और अर्थ का एक्सिस हम ऐसे बनाते हैं, है ना? तो हम इसको नॉर्थ पोल कह देते हैं, इसको साउथ कह देते हैं। फिर है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो अर्थ बेसिकली, अर्थ की कोर में क्या है बताओ? अर्थ की कोर में है आयरन एंड निकल। तो भाई आयरन एंड निकल है तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए क्या हुआ है कि इट हैज़ बिकम अ बिग मैग्नेट, ठीक है? और मैं बस सिंप्लिसिटी के लिए कर रहा हूँ। मान लीजिए कि ये उस मैग्नेट की नॉर्दर्न साइड है, ठीक है, और ये इस मैग्नेट की सदर्न साइड है। तो अब क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ में ऐसे करके घूमती है, ऐसे करके, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड तो हमने पढ़ा था ना, तो ऐसे करके घूमती है, पूरी अर्थ में से चलती है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड चलती है। तो ये कह रहे हैं कि जहाँ पे, जिस पॉइंट पे, क्योंकि अर्थ टिल्टेड है ना, तो यहाँ पे टिल्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। और अर्थ का ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है ये बार बार शिफ्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि अर्थ का जो कोर है ये कैसा है, लिक्विड है। तो वो जो लिक्विड है वो लिक्विड मूव करता है ना, लिक्विड मूव करता है। तो इसलिए लिक्विड मूव कर रहा है, इसलिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी मूव कर रहा है, ठीक है? जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ नॉट फिक्स्ड एंड कॉन्स्टेंटली ड्रिफ्ट ड्यू टू चेंजेस इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? तो अर्थ की जो कोर है वो भी ड्रिफ्ट हो रही है, मतलब अर्थ की कोर में चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है। किस तरफ को चल रहा है? तो पहले बेसिकली आप इमेजिन करिए कि ये मैं टॉप व्यू देख रहा हूँ, तो इस तरफ कनाडा होगा, ठीक है? इस तरफ कनाडा होगा, और इस तरफ रशिया का साइबेरिया वाला रीजन होगा। तो जो मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ पोल है, वो इस तरफ को जा रहा है, ठीक है? मैं आर्टिक सर्कल को इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ, ऊपर से अर्थ को ऊपर से देखने की कोशिश करो। जब मैप में देखते हैं तो कनाडा इधर दिखता है, और फिर इधर जाके कहीं साइबेरिया दिखता है ना, रशिया में। तो अगर हम अर्थ को घुमा देंगे तो क्या होगा, ऊपर की तरफ से तो इधर कनाडा हो जाएगा, इधर साइबेरिया हो जाएगा, और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इस तरफ को मूव कर रहा है, इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द ईस्ट कह लो, ठीक है? फिर इसके बाद जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है। तो जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि दिस इज द नॉर्थन मोस्ट पॉइंट इन द ऑफ द मैग्नेटोस्फीयर, Earth's magnetic field, that Earth magnetic shield that protect us from charged particles from the sun। इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है, और अगला टॉपिक ही इसी के बारे में। ये देखो, मैग्नेटोस्फीयर, यहाँ पे लिखा है ना मैग्नेटोस्फीयर। तो मैग्नेटोस्फीयर का नॉर्थ एंड साउथ यहाँ पे आप देख सकते हो। ये बेसिकली हो क्या रहा है कि सन से जो सोलर विंड्स आती हैं, जिनके ऊपर यूपीएससी ने कितनी बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिए, ये जो सोलर विंड्स हैं ये अर्थ की तरफ मूव कर रही हैं। अब क्योंकि ये अर्थ की तरफ मूव कर रही हैं, और इनकी क्या होती है, इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? तो हम, और हमको ये भी पता है कि अर्थ भी एक मैग्नेट है, तो उसके अंदर से भाई ऐसे करके निकलेगी ना। हमने मैग्नेट का बचपन में वो डायग्राम याद है, ऐसे करके बनाया था, इधर एन लिखा था, इधर एस लिखा था, और ऐसे करके दिखाते थे कि जो मैग्नेट्स हैं उसके अंदर ऐसे करके बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। कभी मैग्नेट को यहाँ रखो, थोड़ा दूर रखो, थोड़ा सा पास लाते एकदम से चिपक क्यों जाते हैं, क्योंकि वो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में आ गए। तो ऐसे ही क्योंकि अर्थ भी एक बड़ा मैग्नेट है, और ये सोलर विंड से चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं, है ना, जो कि अर्थ की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, इन्हीं को हम सोलर विंड कहते हैं। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से ये इंटरेक्ट करेंगे। भगवान की कृपा से क्या हुआ है कि इन दोनों का जो चार्ज है ये सिमिलर है, तो इसीलिए क्या होता है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये वाले जो सोलर चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, और ये रिपल्स करके क्या करते हैं, अर्थ से इसको दूर फेंक देते हैं,
जो सोलर विंड्स आएंगी, नहीं तो भाई इंडिया पे लाइफ ही नहीं होती। ठीक है, इंडिया पे लाइफ ही नहीं होती। और ये जो स्पीयर यहाँ पे बना ना, ये वाला स्पीयर बना, तो इसी को हम कहते हैं मैग्नेटोस्फीयर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे तो जब मैं ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूँ, है ना, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, नॉर्थ है ये साउथ है, तो भाई अगर तुम ध्यान से देखो तो कुछ तो ऐसे पार्टिकल्स होंगे ना जो कि रिपल्स हो गए। ठीक है, यहाँ से पार्टिकल आया, रिपल्स हो गया, लेकिन वो क्या करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ ट्रैवल करके बीच में यहाँ पे आ जाएगा, अर्थ के देखो कितना क्लोज आ गया। तो यही जो मैग्नेटिक फील्ड है, इन्हीं को यहाँ पे ये पार्टिकल्स जो हैं ये वीक हो जाते हैं, क्योंकि इतना घूम घूम के मोल्ड होके आ रहे हैं, तो कम आते हैं, है ना, आधे इधर को निकल जाएंगे, कुछ ही मोड़ के अर्थ की इस तरफ आ पाते हैं। और यही क्या बनाते हैं, यही बनाते हैं अरोरास। AURORA, यूपीएससी का PYQ है, ये मेंस में पूछा था, हाउ अरोराज आर फॉर्म्ड। ठीक है, और ये अर्थ का मैग्नेटोस्फियर है। आप देखोगे ये एक बेल्ट जैसा बन रहा है, ये एक बेल्ट जैसा बन रहा है ना, ये पूरी एक बेल्ट हो गई जो अर्थ को बचा रही है। तो इसलिए इसको क्या कह देते हैं, इसको कह देते हैं वैन एलन बेल्ट, वैन एलन बेल्ट। और ये अरोरास क्यों बन रहे हैं, अरोरा बेसिकली क्या है, इट इज़ अ सोलर विंड। ठीक है, सोलर विंड है और ये हरे रंग के दिखते हैं। इसको नॉर्वे में देखा जा सकता है, पोल के पास दिखेंगे ना, इंडिया में थोड़ी दिखेगा, जो भी कंट्रीज पोल के पास में उनको दिखेगी, तो ये आपको नॉर्वे में दिखेगी। यहाँ पे पोल के पास में नीचे ऑस्ट्रेलिया भी तो है, तो आपको ये ऑस्ट्रेलिया में भी दिखेगा, जैसे ये अर्थ है। ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए कि ये सन की सोलर विंड्स आ गई, ये सन है और ये सन की सोलर विंड आ रही है। तो अब हम हरे रंग से क्या करेंगे, बना देंगे हमारा मैग्नेटोस्फियर। तो ये लीजिए, ये हमारा मैग्नेटोस्फियर बन रहा है। ये मान लो नॉर्थ है और ये साउथ है, जबकि उल्टा होता है, बट ठीक है। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटोस्फियर इस तरफ का, ये हमारा इस तरफ का। अब क्या हुआ, अब सोलर विंड तो आ गई, अब ये जो सोलर विंड आई टकराई, और टकरा के इधर को निकल जाएगी, इधर को निकल जाएगी, लेकिन कुछ क्या करेगी ना, कुछ इस पाथ को ट्रेस करते हुए ऐसे जाएगी और ऐसे निकलेगी, और कुछ ऐसे मुड़ जाएंगी अंदर को। ठीक है, और ये नॉर्वे, जो जो हमारा मतलब नॉर्थ पोल की कंट्रीज है, जैसे कि नॉर्वे हो गया, यूके हो गया, है ना, यूके तो फिर भी थोड़ा नीचे, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, वहाँ पे आपको ये लाइट्स दिखती हैं, आसमान में ग्रीन कलर के क्लाउड्स दिखते हैं। आप यूट्यूब पे गूगल में सर्च कर सकते हो ग्रीन लाइट्स। ठीक है, अब ये ग्रीन क्यों दिखती हैं, फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न कि भाई वो वही एक लाइट बची है ना, बाकी सारी लाइट्स रिफ्लेक्ट हो गई। चलिए, और वैसे ही यहाँ पे हमको पता है कि मेरे यहाँ पे भी एक कंट्री है, उस कंट्री का नाम क्या है, जैसे यहाँ पे नॉर्वे है, यहाँ पे क्या है, एंटार्क्टिक है ना, एंटार्क्टिक में दिख जाएगी, और यहीं पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया भी है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया से भी वो ग्रीन लाइट्स दिख जाएंगी। ठीक है, तो यही है अरोरा और मैग्नेटोस्फियर। तो अगली बार यूपीएससी मैग्नेटोस्फियर में ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप लिख देना। चलिए, अब इसको एक बार रीड भी कर लेते हैं। अर्थ का इंटीरियर, इट एक्ट्स लाइक अ जाइंट मैग्नेट, जो कि बेसिकली एक प्रोटेक्टिव बबल बनाता है, जिसको मैग्नेटोस्फियर कहते हैं, हमने भी यही देखा। यहाँ पे ये लिखा है कि जो चार्ज पार्टिकल्स सन से होते हैं, है ना, जो जो कॉन्स्टेंटली फ्लो करते हैं हमारी तरफ, ये उससे हमें शील्ड करता है, हमारे प्लैनेट को, और हार्मफुल रेडिएशन से हमको बचाता है, और हमारे एटमॉस्फेयर को इरोड होने से बचाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है द चर्निंग ऑफ मोल्टन मोल्टन आयरन डीप विद इन द अर्थ्स आउटर कोर क्रिएट्स दिस मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंडिंग फार आउट इनटू स्पेस टू सेफगार्ड आवर प्लैनेट। ठीक है, बढ़िया। अब चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ अरोरा। तो यहाँ पे लिखा है कि सोलर पार्टिकल जब इंटरैक्ट करते हैं मैग्नेटोस्फीयर से पोल्स के पास में, दे क्रिएट अ डार्जलिंग लाइट ऑफ डिस्प्ले नोन एज अरोरा। अरोरा एक नेचुरल लाइट डिस्प्ले है जो कि अर्थ के पोलर रीजन्स में होता है, और यहाँ पे इनको अरोरा बोरियालिस कहते हैं। तो जैसे आपने बोरियल फॉरेस्ट भी सुना होगा, बोरियल फॉरेस्ट का मतलब क्या है, वो फॉरेस्ट जो कि नो जो कि पोल 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 के पास में, ठीक है, पोल के पास में ओकर होने वाले, मतलब पोलर रीजन नहीं, सब पोलर रीजन के पास में जो फॉरेस्ट है उन्हें बोरियल फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इनको अरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। बस वही जो हमने पढ़ा है वही सेम चीज़ लिखा है। और यहाँ पे लिखा है कि ये कब बनते हैं, जब चार्ज पार्टिकल सन से निकलते हुए सोलर विंड के फॉर्म में अट्रैक्ट मतलब इंटरैक्ट करते हैं किसके साथ, अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर से। ठीक है, और यहाँ पे कह रहे हैं दीज पार्टिकल्स दे गेट ट्रैप्ड इन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड फनल डाउन टुवर्ड्स द पोलर रीजन। जो मैंने अभी अभी देखा ना, ये वाला जब मैंने ये बनाया था, ये देखो कि ये अर्थ है,
तो अर्थ के यहाँ से और यहाँ से ऐसे, तो यहाँ पे देख रहे हो इस पॉइंट में फनल बन गया, तो इसी के अंदर आके फंस जाते हैं ये लोग बेचारे। चलिए आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि इट क्रिएट्स वाइब्रेंट कलर्स सीन इन अरोरास एंड कैन रेंज फ्रॉम ग्रीन टू रेड टू ब्लू एंड पर्पल। तो समझ रहे आ रहा है ना कि रेड ग्रीन पर ब्लू पर्पल है ना, वो उसी रंग के होंगे, लाल 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 या फिर हरे हरे रंग के होंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है, जियो मैग्नेटिक स्ट्रॉम। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है रिसेंटली अर्थ वॉज हिट बाई G5 लेवल ऑफ सोलर स्ट्रॉम। यूपीएससी ने इसके ऊपर भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगली बार मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि अरोरा तुम्हें पता है तो जियो मैग्नेटिक स्ट्रॉम तो पता ही होगा, बताओ फिर क्या होता है। तो आइए देखते हैं। रिसेंटली अर्थ वॉज हिट बाई G5 लेवल, जो कि सीवियर लेवल होता है सोलर स्ट्रॉम का, ट्रिगर्ड बाय हाईली एक्टिव सनस्पॉट रीजन्स। ठीक है, तो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म क्या होता है। अ जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म इज अ टेम्पो नहीं है भाई, टेम्पोरेरी है। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म इज अ टेम्परेरी डिस्टर्बेंस ऑफ अर्थ्स मैग्नेटोस्फीयर caused by solar winds and coronal mass ejection from the sun. These storms occur when high speed of solar particles interact with Earth's magnetosphere, Earth's magnetic field. They affect GPS, communication system, power grid failure and radiation hazards in pipeline corrosions. चलिए अब आपको जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म समझाते हैं और फिर से हमको वही डायग्राम बनाना है। ये है हमारी अर्थ, इसमें ई लिख देता हूँ। और अब हमको सन बनाना है तो कलर चेंज कर लेते हैं। लेट्स यूज़ ब्लैक फॉर द सन। ये है सन। अब सन के जो डार्क स्पॉट्स होते हैं ना, सन के ऊपर कुछ काले डार्क स्पॉट्स होते हैं। ये डार्क स्पॉट्स क्यों बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे सन के अंदर कौन सी एक्टिविटी हो रही है, सोलर के अंदर हो रही है फ्यूजन। यहाँ पे जो फ्यूजन की एक्टिविटी है वो रिलेटिवली स्लो है। ठीक है, तो ये जो डार्क स्पॉट्स होते हैं ना, यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे ग्रेविटी भी कम होगी, यहाँ पे ग्रेविटी भी कम होगी, क्योंकि एक्टिविटी कम है ना, तो कुछ बाइंड करने के लिए नहीं है। तो भाई यहाँ से निकलता है बहुत जोर से करोनियल मास इजेक्शन, बहुत जोर से निकलेंगे। ठीक है, और आपको भी पता है, हमें भी पता है कि अर्थ का क्या होता है, एक मैग्नेटोस्फीयर होता है। तो ये हो गया अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर। भाई ये डार्क स्पॉट से इतनी जोर से निकलेगा ना, इतनी जोर से निकलेगा, इसको फाड़ देगा मैग्नेटोस्फीयर को ही। तो कलर थोड़ा चेंज करते हैं, ब्लैक कलर में आते हैं वापस। तो अब क्या होगा कि ये इतनी जोर से निकलेगा कि ये मैग्नेटोस्फीयर को भी ब्रीच कर देगा और अर्थ पे आ जाएगा। लेकिन अर्थ का एटमॉस्फेयर हमको बचा लेता है। ठीक है, लेकिन अर्थ का एटमॉस्फेयर हमारी सैटेलाइट्स के पास तो नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है, जीपीएस में फ्लॉज आने लगेंगे, रीडिंग्स एरर आने लगेंगी, कम्युनिकेशन सिस्टम जो होगा वो ध्वस्त होने लगेगा। क्यों, क्योंकि आजकल हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन करते हैं ना। इसी के साथ साथ पावर ग्रिड का फेलियर हो सकता है, रेडिएशन का हैजार्ड हो सकता है, और पाइपलाइन करोजन भी ये करता ही है। ठीक है, मतलब बेसिकली मेटल्स जो होती हैं उनके साथ इंटरैक्ट करेगा, हमारे ऊपर भी रेडिएशन का एक हैजार्ड होता है, और ग्रिड फेलियर इसकी एक पॉसिबिलिटी होती है, पावर ग्रिड का फेलियर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक डायग्राम बना है कि भाई हमें अर्थ का पता ही नहीं है कुछ, है ना, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ्स इंटीरियर। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई अर्थ में इतनी गर्मी है तो हम खुद तो जा नहीं सकते, और कोई ऐसा मटेरियल भी अंदर नहीं भेज सकते जो कि मतलब हमें जो कि हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में बताया, है ना, कोई ऐसा बड़ा सा गड्ढा थोड़ी खोद सकते हैं, राइट। तो हम, और गड्ढे खोदने की भी एक लिमिट है, उसके आगे आप नहीं खोद सकते गड्ढा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, तो आदमी कैसे सरवाइव करेगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि कुछ सोर्सेस हैं जो कि हम डायरेक्टली अर्थ के इंटीरियर को समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो सोर्सेज क्या हैं, तो पहली सोर्स है यहाँ पे डीप ओशन। ठीक है, कि ओशंस बहुत डीप है तो आप उसको समझ लो, जैसे मेरियाना ट्रेंच में बहुत सारे मिशंस भेज रहे हैं, इंडिया भी भेजती है ना, इंडिया का भी मत्स्य 6000 करके मिशन है ना। तो ये सब क्यों है भाई, हम कोई मतलब कोई वो थोड़ी है कि घूमने के लिए जा रहे हैं, हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम अर्थ को समझना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि डीपर ओशंस में क्या है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे कह रहे हैं कि आप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, कि आप बेसिकली रॉक्स को ड्रिल करो, अंदर 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 जाते रहो, और जो कोर रॉक्स हैं उनको निकाल के लाओ, और वो जो रॉक्स होंगी वो बताएंगी कि अर्थ की इंटरनल कॉम्पोजिशन कैसी है। फिर इसके बाद कह रहे हैं वॉल्केनिक इरप्शन। अब भाई जो वॉल्केनो का लावा है वो निकला तो अर्थ की कोर में से है ना, नीचे से वो एकदम उठ के आया है, सबसे गर्म अर्थ की कोर है। तो ये जैसे मान लीजिए ये अर्थ है,
है ना? तो जो लावा है वो तो यहाँ से निकला है ना, यहाँ से। पहले यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया और फिर बाहर आया। तो अगर हम उस लावा को पढ़ें तो हमें समझ में आएगा कि अर्थ की कोर या फिर अर्थ के जो इनर पार्ट हैं वो कैसे हैं, है ना? अर्थ की मेंटल कैसी है, वो पता चलेगा हमें। चलिए, तो ये हो गया हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? इनडायरेक्ट सोर्सेस, कि मतलब मैं ग्रेविटेशन को समझूं और उससे, जैसे मान लीजिए कि अब मुझे पता है कि मून की ग्रेविटी एक्स है, ठीक है? तो अर्थ की ग्रेविटी वाई है। तो उससे मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ ना रिलेटिव में कि मून अर्थ से, मून की डेंसिटी कितनी है ना? ऐसे करके। तो इनडायरेक्ट सटीज ग्रेविटेशन से कर सकते हैं। हम मैग्नेटिक फील्ड से समझ सकते हैं, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमको फील होती है, मैग्नेटोस्फीयर, यही तो पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, ठीक है? इससे पता कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये लोग कह रहे हैं कि भाई जो सिस्मिक एक्टिविटी होती है, जब अर्थ हिलती है अर्थक्वेक की वजह से, तो हम, आपने देखा होगा जब भी अभी थाईलैंड में भी अर्थक्वेक आया था, तो हमने पक्का पक्का बता दिया था कि भाई कहाँ पे प्लेट हिली है, वो एग्जैक्ट पॉइंट हमने बता दिया था, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि हम सिस्मिक एक्टिविटी से समझ सकते हैं कि अर्थ की प्लेटिंग कैसे हुई है, अर्थ की प्लेट्स कैसे हैं, है ना? अर्थक्वेक क्यों आता है? तो बेसिकली ना कहते हैं कि ऐसे ये अर्थ है ना? तो अर्थ जो है वो अलग अलग ऐसे प्लेटों में टूटी हुई है, ठीक है? ऐसे ऐसे प्लेटों में टूटी हुई है। तो जब दो प्लेट्स के बीच में घर्षण होता है तो अर्थक्वेक आएगा, या जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, है ना? तो बेसिकली क्या कहते हैं, अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक एक सेपरेट टॉपिक है, तो उसमें हम उसको भी कवर करेंगे, इसी के अंदर है। चलिए, अब हम सबसे पहले देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ क्या है। ट्रस्ट में यूपीएससी इसको प्रीलिम्स में ज़्यादा पूछता है, मेंस में नहीं पूछता है। अभी तक मैंने ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं देखे जिसको पकड़ के मुझे लगा हो कि यार ज्योग्राफी करना चाहिए। और उसका रीज़न ये है ना कि भाई अगर ऐसे सवाल ये पूछेंगे तो ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों को एक एडवांटेज ज़्यादा ही मिल जाती है, ठीक है? बट हम तो पढ़ेंगे क्योंकि यूपीएससी इज़ यूपीएससी। पेपर चेक कर, ये तो वही बात हो गई ना कि अभी तक नहीं आया तो मत करो। भाई जो पेपर बना रहा है भाई वो भी आदमी है, क्या पता उसका मन कर जाए कुछ भी पूछ ले। एक बार तो पता नहीं कोई बिहारी पेपर बना रहा होगा, उससे यूपीएससी में ये पूछा कि पुरवैया हवा चलती है ना, भोजपुर रीजन में। बताओ ये हवा का नाम पुरवैया क्यों है और इसका सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट क्या है? भाई हमें पता ही नहीं है, हम भोजपुर रीजन के ही नहीं है, पुरवैया क्या होता है? फिर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम किया तो इसका समझ में आया कि अच्छा ईस्ट से जो विंड आती है उसे पुरवैया कहते होंगे, है ना? ऐसी बातें हो सकती है। मान लीजिए कल कोई साउथ इंडियन बैठ जाए तो वो कहे कि भाई बताओ अर्थ का मैग्नेटिक इक्वेटर कहाँ पर है ना? अर्थ का मैग्नेटिक इक्वेटर कहाँ पर है, ऐसे बोलो। या फिर वो ऐसे बोले कि क्यों साउथ इंडिया में ही एरो, जो इंडिया का इसरो है वो वहाँ पे अभी जो नया बना रहा है इसरो, है ना, इस तरफ श्रीलंका के लेफ्ट साइड पे बना रहा है नया लॉन्च स्टेशन। तो वो कहेंगे वहीं क्यों बना रहा है, वाई इट कैन नॉट बी बिल्ड इन लद्दाख जो कि पूरा खाली पड़ा हुआ है ना? तो उसके लिए आप वो तो वहाँ पे आपको डिसएडवांटेज हो गई ना। तो इसीलिए हम सब पढ़ के जाएंगे। और वही होता है ना कि आप सब इसलिए नहीं पढ़ते कि आप सब लिख दो, आप सब इसलिए पढ़ते हो क्योंकि जहाँ पे बाकी का हाथ ना चले, आप कुछ ऐसे कीवर्ड्स डालो जो आपको नंबर दिलाए। इंटरनल सोर्स स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अर्थ अंदर से कैसी है, तुम्हारे पैरों के नीचे अर्थ कैसी है अभी। मोस्ट ऑफ आर नॉलेज कैसी होगी भाई, इनडायरेक्ट ही होगी, है ना, कोई घुस के थोड़ी देख कर आए। मोस्ट ऑफ आर नॉलेज अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज लार्जली बेस्ड अपॉन एस्टिमेट्स एंड इन्फ्रेंसेस, yet a part of information is obtained through direct observation and analysis of material. On the basis of seismic investigation, the Earth's interior has broadly been divided into three parts. पहला पार्ट क्या है? द क्रस्ट, जहाँ पे हम खड़े हैं। उसके बाद मेंटल, और फिर उसके बाद कोर। तो अब सीधा इसमें चलते हैं, ये डायग्राम देखिए। थोड़ा सा जूम करते हैं। चलिए, ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये सवाल आ सकते हैं, और ऑफ कोर्स भाई प्रीलिम्स की ज्योग्राफी भी हम साथ में ही करेंगे। तो उसमें वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दिस इन ग्रेटर डिटेल। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको यूपीएससी के लेवल पे ही समझना है और कुछ नहीं। चलिए, ये कहते हैं कि सबसे ऊपर होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। सबसे ऊपर क्या होता है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है? और या फिर क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट भी, या फिर मेन जो है वो उसको हम क्या कहेंगे, ये कहते हैं सबसे ऊपर होती है क्रस्ट, ठीक है? अब क्रस्ट पे ही माउंटेन है, क्रस्ट के ऊपर ही ओशंस हैं, क्रस्ट पे ही हम रहते हैं, क्रस्ट पे ही जीवन है।
ठीक है। फिर ये कहते हैं कि ये जो माउंटेन है, ये माउंटेन का अंत कहाँ पे हुआ? इन्होंने सोचने को सोचा कि भाई माउंटेन का अंत कहाँ पर होगा? क्या ये माउंटेन ऐसे पूरे मतलब नीचे से निकल रहे हैं, इनर कोर से ऐसे आता है, हिमालय ऐसा है? तो फिर उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो माउंटेन्स हैं, इन्होंने कहा कि दे आर फ्लोटिंग। दे आर फ्लोटिंग कहाँ पे? एक रीजन में जो कि अपर मेंटल का रीजन है। ठीक है, माउंटेन्स जो हैं इस रीजन में फ्लोट करते हैं। माउंटेन्स आर फ्लोटिंग ऑन अ लिक्विड मेंटल, और इस लिक्विड मटेरियल, लिक्विड मोल्टन मटेरियल। एंड उस मटेरियल को इन्होंने क्या कहा? उस मटेरियल को इन्होंने कहा कि ये अपर मेंटल का पार्ट है, और जहाँ तक माउंटेन्स इस मेंटल में फ्लोट कर रहे हैं, उसको ये क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। फिर इसके बाद ये कहते हैं कि एक ट्रांजिशन जोन है, जिसको भाई अपर मिडल लोअर होता है ना, तो यहाँ पे ट्रांजिशन जोन, तो मिडल मेंटल को ट्रांजिशन जोन लिख दिया। और उसके बाद क्या है? लोअर मेंटल है, और लोअर मेंटल भी कैसा है? ये थोड़ा सा हार्ड होने लगता है, और इसी के साथ साथ फिर आउटर कोर है और फिर इनर कोर है, तो कोर मेंटल क्रस्ट ऐसे करके ये चल रहा है। ठीक है। तो यूपीएससी इसमें क्या ही पूछ लेगा भाई? कुछ नहीं पूछ सकता यूपीएससी, मतलब कहीं पे लिखा थोड़ी है कि यही कोर ऑफ द अर्थ है, तो यूपीएससी अवॉइड करता है यहाँ से क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग थियरीज हैं। ठीक है। चलिए, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे अब हम बस इसको एक बार पढ़ लेंगे। हमको बस इतना याद रखना है अ, कि क्रस्ट होती है, क्रस्ट के अंदर मेंटल होती है, मेंटल क्रस्ट के नीचे मेंटल होती है, मेंटल के नीचे कोर होती है। बस इतना याद रखो, और बाकी जो यहाँ पे लिखा है हम पढ़ते चलेंगे। अम, यहाँ पे क्रस्ट के बारे में क्या लिखा है? क्रस्ट क्या है? आउटर मोस्ट शेल है, थिनेस्ट ऑफ ऑल, थिनेस्ट ओवर द ओशन। भाई ओशन जो होते हैं नीचे होते हैं ना, तो क्रस्ट तो थिन होगी ही, और थिकर ओवर द कॉन्टिनेंट होती है, ऑफ कोर्स भाई। ठीक है। और कितना का डिफरेंस है भाई? कॉन्टिनेंट पे कह रहे हैं कि 35 किलोमीटर मोटी हो सकती है, और इसी के साथ साथ माउंटेन बेल्ट्स में 70 किलोमीटर मोटी हो सकती है, और ओशंस में कितनी है? 5 से 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिखा है कि द मोहरो मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी सेपरेट द क्रस्ट फ्रॉम द मेंटल, जैसा अभी हमने बात करी। फिर उसके बाद क्या लिखा है? जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है कि किसकी बनती है? ये कह रहे हैं कि अपर जो है वो सियाल की है, एंड जो लोअर है वो है सीमा की। ठीक है। जो कॉनराड डिसकंटिन्यूटी है, इट सेपरेट्स सियाल एंड सीमा। ठीक है। व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, कहा जाता है कि जो हमारा जो कॉन्टिनेंट है, ये किसका बना है? सियाल का बना है, और हमारा जो ओशनिक जो बेस है, वो किसका बना है? वो बना है सीमा का। ठीक है। ये चीज़ हमको याद रखनी है। तो सियाल का मतलब क्या है? सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। सीमा का मतलब क्या है? सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई ये क्या बता दिया है ना, इसमें बेसिकली मैं इसको कैसे याद रखूं? तो देखो, अब इसको सबसे पहली चीज़ याद कैसे रखना है? एल्यूमिनियम का हम इस्तेमाल करते हैं, और एल्यूमिनियम वाइडली अबंडेंट है ना, जब माइनिंग एक्टिविटी में, इसलिए ये कॉन्टिनेंट पे मिलता है, मतलब ज़मीन पे मिलता है। मैग्नीशियम क्या है? एक तरीके का आयरन है ना, सॉल्ट है, तो इसीलिए ये ओशन में मिलता है। ऐसे करके एक याद करने का तरीका है। अब आप कहोगे कि भाई ये है क्या, मतलब ये सीन क्या हुआ? सियाल ऊपर उठ गया, सीमा नीचे। तो देखो, कहा जाता है कि माउंटेन कैसे बनी। ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, इसके बीच में ये एक लैंड मास फंस गया। यहाँ प्लेट से प्रेशर आ रहा है, यहाँ प्लेट से प्रेशर आ रहा है, तो ये लैंड मास क्या होगा? समय के साथ साथ ऐसे सिकुड़ता जाएगा। ठीक है। ये प्लेट और पास में आ जाएगी, और ये माउंट ऐसे करके जो कॉन्टिनेंट है ये सिकुड़ता जाएगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे जो हमारी जो माउंटेन्स हैं, ये ऐसे बनी हैं कि दो प्लेट हैं। जैसे अगर आप बात करें हिमालय की, तो यहाँ पे एशियन प्लेट है, यहाँ पे इंडियन प्लेट है। ठीक है, इंडियन प्लेट है। इंडियन प्लेट एशियन प्लेट एक दूसरे को इतना धक्का मार रही है ना, कि उसकी वजह से जो बीच में जो मैटर है ना, वो उठता जा रहा है, और वही बनता जा रहा है हिमालय। ठीक है। तो इसीलिए, क्योंकि ये मैटर कैसा होना चाहिए? मैटर हल्का होना चाहिए, है ना, इट हैज़ टू बी हल्का, तभी ये उठ पाएगा। तो इसीलिए ये उठ रहा है। तो ये कहाँ पे हमको माउंटेन्स कहाँ पे दिखती है? लैंड पे दिखती हैं, है ना। उसी को हम कह देते हैं कॉन्टिनेंट। जैसे हम इंडियन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, है ना, या फिर हम एशिया में रहते हैं, तो एशिया क्या है? कॉन्टिनेंट है। तो इसीलिए कहते हैं कि लैंड पे ऐसी ऐसी कंपोजिशन होनी चाहिए माउंटेन की, जो कि इजीली मोल्डेबल हो। आपने एल्यूमिनियम देखा कितना इजीली मोल्ड हो जाता है? तो इसलिए हम कहते हैं कि जो लैंड है उसमें मेजोरिटी क्या होगा? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम होगा।
ठीक है। और समंदर में क्या होगा, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम होगा, इसीलिए समुद्र क्या है, खारा है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है मेंटल के बारे में, जो हमारी सेकंड इंटरमीडिएट जो लेयर है अर्थ के अंदर। तो यहाँ पे लिखा है कि मेंटल इज मोस्टली अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ अर्थ्स इंटीरियर। मेंटल लाइज बिटवीन अर्थ्स डेंस सुपरहीटेड कोर एंड इट्स थिन आउटर लेयर द क्रस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं लिखा है, ऐसा लग रहा है भाई क्या लिख दिया। ये बस ये कह रहे हैं कि मेंटल जो है वो जो कोर है ना, कोर और क्रस्ट के बीच में है। क्यों लिखना है भाई, साफ तो लिखा है। इट मेक्स वॉपिंग 84% ऑफ अर्थ टोटल वॉल्यूम। तो सवाल ये भी आ सकता है कि अर्थ की मेजॉरिटी वॉल्यूम कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, तो वो मेंटल में कंसंट्रेटेड है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम मोहरेविक डिसकंटिन्यूटी टू 2900 किलोमीटर की डेप्थ पे। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहे हैं कि ये गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी होती है, जहाँ पे मेंटल ख़त्म होती है और कोर शुरू होती है। ठीक है। ये एक चीज़ की मतलब ये पूरा नीचे वाला कोर है और ये वाला मान लीजिए क्रस्ट है, तो जो बच गया है ना, जो हाईलाइट नहीं करा, वो पूरा मेंटल है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इन ये यूपीएससी ऐसे सवाल कम पूछता है। यहाँ पे लिखा है इंक्रीज्ड साइसेमिक वेव वेलोसिटीज इंडिकेट डेंसर मटेरियल इन द मेंटल कंपेयर्ड टू द क्रस्ट। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो साइसेमिक वेव होती है ना, जो साइसेमिक वेव ये लोग पुश करेंगे, तो वो एक वेव है। तो वेव कब तक ट्रैवल करेगी, वैसे मान लीजिए कि भाई एक वेव ऐसे जा रही है, सामने अगर मैं खड़ा कर दूंगा पानी, तो वेव थोड़ी सी इधर निकल जाएगी। लेकिन अगर मैं खड़ा कर दूं एक वॉल को, तो भाई वेव इस तरफ जा ही नहीं पाएगी ना, इसके आगे जा ही नहीं पाएगी। तो वही कह रहे हैं कि जो वेव हम यहाँ से भेजते हैं, यहाँ पे मस्त चलती है, मस्त चलती है, मस्त चलती है, मतलब क्रस्ट में तो मस्त चलती है। फिर उसके बाद क्या होता है, मेंटल में आती है तो एकदम ऐसे धीरे धीरे होने लगती है, कि मतलब यहाँ पे ऐसे से चल रही है, यहाँ पे ऐसी हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेंटल है वो क्या होगी, ज़्यादा डेंसर मटेरियल की बनी है एज कंपेयर टू दी क्रस्ट। बस यही लिखा है। आगे देखते हैं। अब ये कह रहे हैं कि मेंटल की भी दो लेयर हैं, एक जो है अपर लेयर है और दूसरी है लोअर लोअर मेंटल। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है लिथोस्फियर कंप्राइजिंग ऑफ क्रस्ट एंड अपर मेंटल्स अपर मोस्ट पार्ट रेस्ट्स ऑन एस्थेनोस्फियर अ प्लास्टिक लाइक जोन इन द लोअर मेंटल। ठीक है। तो ये अब आपसे जो यूजुअली क्या होता है ना, जब हम लिथोस्फियर कहते हैं, तो एल फॉर, स्कूल में हमको सिखाया था एल फॉर लिथोस्फियर, एल फॉर लैंड, जो कि गलत है। ये कह रहे हैं कि लिथोस्फियर कहाँ तक होता है, ये कह रहे हैं कि लिथोस्फियर जो है वो ये वाला पूरा पार्ट होगा, ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला। तो लिथोस्फियर में क्या क्या आएगा, लिथोस्फियर में आएगा क्रस्ट एंड अपर मेंटल। भाई ये ना प्रीलिम्स का गेम है यार, इतना डेप्थ में नहीं समझाना चाहिए। ये सब प्रीलिम्स में, लेकिन वो होता है ना कि आदमी को फिर फोमो होने लगता है कि मेरे को तो समझा ही नहीं, कि बस मतलब बुकलेट रीड हो रही है तो मुझे कौन सा समझ में आ रहा है। लेकिन दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर चीज़ को पढ़ने का एक समय होता है। ठीक है। कि एस्थेनोस्फियर कि मतलब बेसिकली एस्थेनोस्फियर क्या होगा, ये वो वाला पार्ट होगा जहाँ पे जो मेंटल एंड जो जो अर्थ है ना, जो क्रस्ट है वो रेस्ट करती है, उसे एस्थेनोस्फियर कहते हैं। ठीक है। तो अपर मेंटल का अपर पार्ट और क्रस्ट, इन दोनों को मिलके क्या बनती है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं लिथोस्फियर। अब हम चलते हैं कोर के ऊपर। कोर के बारे में यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, अर्थ का इनर मोस्ट लेयर है ना, बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ें लिखी हैं। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मेंटल और अर्थ को क्या सेपरेट करता है, तो गुटनबर्ग का डिसकंटिन्यूटी सेपरेट करती है, हमने देख लिया। ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि भाई कोर कैसी है, ये लिक्विड है। लिक्विड जो आउटर कोर है वो कैसी है, लिक्विड है, और ये कैसी है, इनर है। चलिए अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ हमने क्या देखा, क्रस्ट कैसी है भाई हम पानी में तो नहीं चल रहे, तो इट हैज़ टू बी सॉलिड। फिर इसके बाद कहते हैं अपर मेंटल कैसी है, ये ये थोड़ी सी लिक्विडिश है। फिर उसके बाद ये कहते हैं ये वाली मेंटल हार्ड हो जाती है। फिर ये कहते हैं कि जो आउटर वाली जो कोर है ये कैसी है, जो आउटर कोर है वो कैसी है, लिक्विड है। और ये वाली जो है ये कैसी है, सॉलिड है। ठीक है, ऐसे करके कहा जाता है। ठीक है। ये थोड़ी सॉलिड, तो ऐसे करके सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड। तो ये एक चीज़ समझने वाली है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि द एब्सेंस ऑफ एस वेव सजेस्ट दैट आउटर कोर इज लिक्विड लिक्विड इन स्टेट।
और यहाँ पे लिखा है द कोर टेम्परेचर इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस विद इमेंस प्रेशर एक्सीडिंग 3 मिलियन एटमॉस्फियर्स। मतलब अगर ये प्रेशर हमारे ऊपर 1 मिली सेकेंड, क्या भाई 1 नैनो सेकेंड के लिए भी पड़ा तो हम तो गए। द कोर इज बिलीव टू बी composed ऑफ प्राइमरीली ऑफ निकल एंड आयरन। चलिए न्यू स्टडी देखते हैं। द न्यू स्टडी प्रोवाइड्स unambiguous evidence that Earth's inner core is slowing down in relation to planet's surface and can impact the length of day and day by fraction of a second। ठीक है, तो अब ये लोग क्या कह रहे हैं भाई? ये लोग कह रहे हैं कि जो अर्थ की इनर कोर है ना, अर्थ की जो इनर कोर है वो, जो क्या कहते हैं, अर्थ की जो इनर कोर है इट इज स्लोइंग डाउन। और जब अर्थ की इनर कोर स्लो डाउन होती है, जैसे भाई कोई तो होगा ना, ऐसा थोड़ी है कि भाई भगवान ने ऐसे लट्टू घुमाया और फेंक दिया और अर्थ घूमती जा रही है। तो क्या हो रहा है, ये मान लीजिए अर्थ की कोर है भाई, तो अर्थ की कोर जो है ना गोल गोल घूम रही है, और उसकी वजह से पूरा का पूरा अर्थ गोल गोल घूम रहा है, समझ रहे हो? तो अब कोर जब स्लो होगी तो क्या होगा, अर्थ की रोटेशन भी स्लो होगी। और हमें पता है कि जो डे एंड नाइट जो होता है वो अर्थ की रोटेशन के हिसाब से चलता है ना? तो जब अर्थ की रोटेशन स्लो होगी तो डे एंड नाइट भी स्लो हो जाएगा। चलिए ये भी हो गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम एक एक ना एस वेव पी वेव का डायग्राम आता है, ठीक है, ऐसे करके एस वेव पी वेव का डायग्राम आता है, वो आगे है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी वो नहीं करेंगे, अब हम आगे चलते हैं। हमने इतना कर लिया, अब हम वेव्स में घुस गए ना, एस वेव पी वेव में, तो पूरा प्रीलिम्स का माल हो जाएगा। वी हैव टू डू इट फॉर मेंस, कि मेंस में लिखने के लिए कुछ होना चाहिए, है ना? तो मेंस में लिखने के लिए डायग्राम हो गया, फिर इसके बाद क्रस्ट, अपर मेंटल एंड कोर। और अब मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, वी आर गोइंग टू डू प्रीलिम्स ऑल्सो। पूरा का पूरा प्रीलिम्स फाउंडेशन से लेके एडवांस तक हम साथ में करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। बस वो होता है ना कि यू हैव टू काम योर सेल्फ, यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि आई, कि मतलब ये जो हमारा कोर्स है इसका पर्पस क्या है, इसका इंटेंशन क्या है। इसका इंटेंशन है कि मेरे पास यूपीएससी में आंसर राइटिंग के लिए हर टॉपिक के लिए कुछ समझ होनी चाहिए। हर वो एस्पिरेंट जो सोचता है कि मैं सब पढ़ के जाऊंगा, है ना, फिर वो यूपीएससी के बाद बच्चों को सब पढ़ाता है है ना? सब नहीं पढ़ना होता, कि सब पढ़ना होता है तो वो टीचर पढ़ता है। यू आर एन एस्पिरेंट, आपको वो समझना होगा कि भाई क्या मुझे इसके अंदर 5 पॉइंट लिखने आ गए, जैसे मुझे लगता है कि 5 पॉइंट आ गए, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। जैसे कि अब अगर मतलब अगर आप मुझे आपको एग्जांपल देना हो, तो हाउ आई वुड सी इट इज़ कि क्या मेरे पास इसके अंदर 5 पॉइंट्स हैं, तो मेरा पहला पॉइंट क्या होगा? मेरा पहला पॉइंट होगा नंबर 1, कि मुझे पता है कि जो अर्थ का इनर स्ट्रक्चर है वो कैसे है, क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है, पहली चीज़। इसके बाद मुझे ये भी पता होगा कि अर्थ का जो कॉन्टिनेंट है उसको हम सियाल कह लेते हैं, और जो ओशनिक प्लेट्स होती हैं उनको सीमा कह देते हैं, मैंने ये भी पढ़ा। इसके बाद मैंने थर्ड पे ये देखा कि गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी होती है और एक मोहरविक डिसकंटिन्यूटी होती है। चौथा मैंने ये देखा कि अर्थ की जो कोर है वो क्या हो रही है, वो स्लो डाउन हो रही है, और उसकी वजह से इट कैन इम्पैक्ट द लेंथ ऑफ द डे। फिर इसके बाद मैंने एक और चीज़ देखी, वो क्या थी कि जो अर्थ की कोर है वो आयरन और निकल से बनी है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने ये भी देखा कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को जानने के दो तरीके हैं। एक है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जो कि टनल ड्रिलिंग से हो सकती है या फिर ओशनिक रिसर्च से हो सकती है, और एक है इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, है ना, जिसमें कि आप बेसिकली वेव्स को देखते हो, आप साइसेमिक एक्टिविटी को देखते हो, है ना, बस। और इसी के साथ साथ आप क्या कहते हैं, जो साइसेमिक एक्टिविटी हुई, वेव्स हुई, और क्या था, हाँ मतलब यही दो हैं, और इसी के साथ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में आने वाले चेंजेस को देखते हो। इतना कर लिया काफ़ी है भाई, है ना? तो दैट इज़ वाई वी आर रीडिंग दिस। इफ़ यू यूजुअली क्या होता है ना, ज्योग्राफी हर बच्चा सबसे पहले दो सब्जेक्ट ज्योग्राफी हिस्ट्री उठाता है, तो उसको लगता है कि ना ज्योग्राफी में अगर मैंने उतनी मास्टरी नहीं करी तो मेरा यूपीएससी नहीं होगा। बट इफ़ यू पिक अप प्रीलिम्स और मेंस, भाई ज्योग्राफी की वेटेज जाके देखो, आप जाके क्वेश्चंस देखोगे ना ज्योग्राफी के, यू विल बी सरप्राइज। एक सेकेंड रुको, इसमें क्वेश्चंस होंगे शायद, देखते हैं। वो पी वेव एस वेव वाला बोल रहा था ना, यहाँ पर है, यहाँ पे करेंगे उसे। तो ये भाई काफ़ी बड़ा है। ओके, ये देखो, क्वेश्चंस देखो कैसे हैं। व्हाट आर अरोरास ऑस्ट्रियालिस एंड अरोरा बोरियालिस, है ना? क्या है ये करंट अफेयर में आया है
कि करंट अफेयर में आया था कि अरोरास जो हैं उनको देखने के लिए लोग अलग अलग देशों से पोलार नेशंस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये बेसिकली एक टूरिज्म का एक उनको पुश दे रहा है। व्हाट आर फेजॉर्ड्स एंड व्हाई डू दे कॉन्स्टिट्यूट सम ऑफ द मोस्ट पिक्चरिस्क एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये कैसा है? अरोरा कहाँ पे होते हैं? ऑन द सरफेस। फिजॉर्ड्स कहाँ होते हैं? ऑन द सरफेस। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, डिस्कस द जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सरकम पैसिफिक जोन। कि जो पैसिफिक है उसके जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कि भाई जैसे जापान में आपको माउंटेन्स दिखेंगी, है ना, फिर अर्थक्वेक्स दिखेंगी, आपको यहाँ पे कोरल रीफ्स दिखेंगी, आपको पेरू में यहाँ पे कोल्ड करेंट्स दिखेंगे तो फिशिंग हब है ना, ये सारी चीज़ें लिखनी है। आपको कैलिफोर्निया में डेजर्ट मिल जाएगा, है ना। फिर इसके बाद आपको क्या कहते हैं, जो ऊपर है सरकम पैसिफिक के ऊपर वो होता है ना, क्या कहते हैं, जो जो नॉर्दर्न पोल है ना, आपको वहाँ पे मिनरल रिजर्व्स मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे डीप ट्रेंचेस दिखेंगी, जैसे मैरियाना ट्रेंच दिखेगी। आपको दिखेगा कि पैसिफिक में ट्रेंचेस है, इसलिए पैसिफिक ओशन बहुत ही ज़्यादा शांत है, एंड हेंस इट्स नेम इज़ पैसिफिक, है ना। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे एल नीनो ला नीनो जैसे क्लाइमेटिक फिनोमिनास दिखेंगे। ये सब कहाँ हो रहा है? ज़मीन के ऊपर हो रहा है। फिर इसके बाद देखिए क्या लिखा है, how can mountain ecosystem be restored from the negative impact of development initiatives and tourism? यहाँ पे लिखा है डिफाइन मेंटल प्लूम्स एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे लिखा है कि हाउ डज जूनो मिशन ऑफ नासा हेल्प अस अंडरस्टैंड ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। देख रहे हो कि करंट से जोड़ के पूछ रहे हैं, अंदर तो जा ही नहीं रहे, वो अर्थ के अंदर जा ही नहीं रहे, वो नहीं पूछ रहे कि कोर में क्या है, मेंटल में क्या है। Why are the world's fold mountain systems located along the margins of the continent? Bring out the association between global distribution of fold mountains and earthquakes and volcanoes. तो ये किससे है? ये प्लेट टेक्टोनिक्स का क्वेश्चन है। कहीं देखा अभी तक क्वेश्चन आया कि एक्सप्लेन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? यहाँ पे देखो, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स इन इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। क्या है ये भी? वॉल्केनो एंड बेसिकली दिस इज ऑल्सो प्लेट टेक्टोनिक्स। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लेट टेक्टोनिक्स है, बट बिकॉज इट इज देयर इन द बुकलेट आई हैव टू एक्सप्लेन इट, तो इसलिए मैं बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूँ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थियरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट? ये भी क्या है भाई? प्लेट टेक्टोनिक्स। एंड डिस्कस द प्रोमिनेंट एविडेंस ऑफ इन दिस सपोर्ट। ये भी क्या है भाई? दिस इज ऑल्सो प्लेट टेक्टोनिक्स, की प्लेटें मूव कर रही हैं इसलिए कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहा है ना। और उसमें आप कह दोगे कि भाई इसका अगर प्रोमिनेंट एविडेंस देखना है, आप हिमालय को देख लो, इंडियन प्लेट जो है नॉर्थवर्ड मूव कर रही है। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि आई हैव टू एक्सप्लेन इट, क्योंकि वो उसमें लिखा है। बट यूपीएससी ने पिछले 10 साल में एक बार भी उससे सवाल नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि दीज टॉपिक्स दे चेंज। जो साइंटिफिक वहाँ पे साइंटिफिक कम्युनिटी में अग्रीमेंट नहीं है, देर इज़ नो अग्रीमेंट रिगार्डिंग द इनर ऑफ द अर्थ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई आपने क्रस्ट बोला, आपने मेंटल कहा और आपने कोर कहा, इसके बीच में एक और रीजन है ना, एक और रीजन है जो अननोन है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव यहाँ पे माइनर डिफ्लेक्शन लेके जाती है, ऐसी बातें करते हैं। ठीक है, चलिए, मतलब मुझे जस्टिफाई करना चाहिए, नहीं तो ऐसा लगेगा ना कि भाई आप टॉपिक जो है उड़ा रहे हो क्या।